बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष या बीए पाठ थर्ड ईयर विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित प्रमुख कविता जंजन का चेहरा एक जंजन का चेहरा एक नामक कविता है। उसकी आज हम 100% व्याख्याएँ करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस जंजन का चेहरा एक नामक कविता पर रहेगा। तो कृपया करके बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और हम जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित प्रमुख कविता जंजन का चेहरा एक नामक कविता है, उसकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। इसमें 4 पद हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला पद है, उसकी हम 100% व्याख्याएँ करते हैं। चाहे जिस देश प्रांत पुरखा हो, जंजन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों में धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, आमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। तो अब हम इस कविता की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य है। तो नंबर 1 देखते हैं, प्रस्तुत कविता, इसका संदर्भ देखते हैं। नंबर 1, तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित साम्यवादी चेतना के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित जंजन का चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत कविता का प्रसंग देखते हैं या प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि क्या कहना चाहता है, उसका क्या मंतव्य है, उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विश्व बंधुत्व एवं मानव एकता की भावना का चित्रण किया गया है, यानी वसुदेव कुटुंबकम की जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है उसको चित्रित किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि कहता है कि चाहे व्यक्ति या मानव जिस किसी देश, जिस किसी प्रांत या नगर आदि का निवासी हो, कहीं का भी हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है, उसका मानवीय आकार एक है। इसी तरह एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की गलियों में
फैलने वाली धूप में भी कोई अंतर नहीं है, वह एक जैसी है। इस प्रकार सभी मानवों के चेहरों पर कष्ट, दुख, संताप, वेदना के कारण पड़ने वाली झुर्रियों का रूप भी एक जैसा होता है। जब मानव जोश में आकर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बांधकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उनके लक्ष्य में भी एकता है, वहाँ भी किसी तरह का कोई विभेद नहीं होता है। यह पृथ्वी गोलाकार है, इसके सभी तरह के भूभागों पर रहने वाली जनता का दल भी एक है, अर्थात संसार के सारे मानव समान हैं और मानवीय संवेदना का पक्ष भी एक जैसा है। आगे कवि कहता है कि आकाश में जलता हुआ भयानक लाल सितारा अर्थात सूर्य भी एक है। इसके द्वारा प्रकाश पुंज के रूप में जो विकराल रूप धारण किया गया है उसका लक्ष्य एक ही है। गंगा नदी में इसी प्रकार इरावती, मिनाम, नील नदी, अमेजन, मिसौरी आदि नदियों के तीव्र प्रखर प्रभाव में वेदना के गीत गाती हुई मानव सभ्यता सैकड़ों वर्षों से अपना विकास करती रही है और उस जीवन विकास की धारा भी एक है। सारे मानवों द्वारा प्यार करने का संकेत भी एक जैसा ही है तथा क्रोध प्रकट करने का दुधारा भी एक जैसा है, अर्थात सारे विश्व के मानवीय आचरण में कोई भेदभाव नहीं है और मानव सभ्यता का विकास भी एक सा हुआ है। तो फिर विश्व मानव एकता में बाधा क्यों हो रही है? तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम चौथे सोपान की ओर अग्रसर होते हैं। इस पद्यांश का कलात्मक या काव्य सौंदर्य कैसा है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विश्व में मानव एकता की स्थापना के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। इसमें विश्व बंधुत्व एवं मानवीय एकता की भावना सशक्त रूप में व्यंजित हुई है और प्रस्तुत पद्यांश में कवि का मानवतावादी चिंतन प्रशस्त हुआ है तथा वर्तमान में प्रचलित समाज में, देश में जातिवाद, दलवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि विभेदक मतवादों पर कवि ने प्रहार किया है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। इस कविता का दूसरा पद है, पृथ्वी का सार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जनशोषक शत्रु एक, आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य है। तो नंबर 1 देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मार्क्सवादी चेतना के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग है जो देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में
कवि ने समस्त विश्व को एक ही मानव सभ्यता से परिपूर्ण बतलाकर भेदवादी भावनाओं का विरोध किया है कि मनुष्यों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, उन सब का चेहरा एक जैसा होता है। इस बात को प्रस्तुत पद्यांश में कवि चित्रित कर रहा है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि इस सारी पृथ्वी का प्रसार विस्तृत है, परंतु मानव सभ्यता के कुछ शत्रु अपनी सेनाओं के बल पर, अपनी सेनाओं की ताकत के आधार पर इसकी सीमाओं को सीमित कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं। वे अपनी गहरी काली छायाओं को पसार कर भौगोलिक सीमाओं के काले काले पहाड़ों पर खड़े होकर तथा बड़े बड़े दुर्गों किले बनाकर मानवता का तथा सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार संसार में जितने भी जनशोषक हैं वे एक हैं तथा उनका शत्रुतापूर्ण कार्य भी एक जैसा है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। कवि आगे कहता है कि आकाश में व्याप्त अंधकार को चीरता हुआ तथा अपनी आशामयी लाल किरणों को पसारता हुआ स्वर्ग का मित्र अर्थात सूर्य एक है, वही धरती के जन का भी एक ही अद्वितीय मित्र है। उसका विराट प्रकाश तथा क्रांति की ज्वाला भी एक है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। इस संसार में समस्त मानवों के धड़कते हृदयों पर सत्य का आलोक भी एक जैसा है। वेदना तथा व्यथा का स्वर भी सभी मानवों का एक जैसा है। उनके पैरों के नीचे की पीड़ा भी एक है तथा हृदय में हिम्मत रखने की प्रबल भावना भी एक है। इस प्रकार चाहे मानव जिस देश, जिस प्रांत, नगर, जनपद, गांव का हो या शहर का हो, उन सब का चेहरा, आकार, प्रकार एक जैसा है। अर्थात मानव में मानवीय दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, चौथा चरण है कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव समाज में विभेदता की कुत्सित भावना फैलाने वालों को जन जन का शत्रु बताया गया है कि आपस में क्या है, वैर शत्रुता उत्पन्न करते हैं। उन व्यक्तियों को क्या है, देश से बहिष्कृत करना चाहिए, उन लोगों की भर्त्सना करनी चाहिए। इसमें कवि का मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन भी व्यक्त हुआ है। मार्क्सवादी सामाजिक जो चिंतन है वो वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत थे कि देखिए सभी मनुष्य समान हैं, उनमें किसी भी तरह से रंग, रूप, जाति, संप्रदाय, भाषा आदि से भेद करना गुनाह है, पाप है, अपराध है। आगे प्रस्तुत पद्यांश में वैदिक मंत्रों में सूर्य का मित्र नाम भी प्रचलित है। सूर्य को मित्र भी कहा है वैदिक मंत्रों में, जो कि तेज का देवता है। कवि ने उस मित्र की परोपकारी रूप में वंदना की है। और प्रस्तुत पद्यांश में भावपूर्ण एवं प्रतीक अप्रस्तुत विधान प्रशस्त है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की या प्रस्तुत कविता का जो तीसरा पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें हैं,
सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं, जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। 4 सोपान, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, संदर्भ देखते हैं। पहले, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मार्क्सवादी चेतना के कवि गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या कहा है, कवि का मूल उद्देश्य क्या है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने मानव सभ्यता की एकता को सूचित करने वाले तथ्यों पर प्रकाश डाला है कि मानव सभ्यता सब जगह एक जैसी है, उनमें किसी तरह का कोई अंतर है। इस बात को प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चित्रित किया है। अब व्याख्या का 3रा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि यद्यपि एशिया, यूरोप तथा अमेरिका आदि देशों के निवास स्थान अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमाएं उनमें विभेद या अलगाव उत्पन्न कर रही है, तथापि उनमें एक रूपता है। इसी प्रकार भारत में चाहे कहीं कोई क्षेत्र, वर्ग, जाति आदि का विभेद रखता हो, परंतु अंततः वह सब एक अखंड भारत ही है और सभी और वह हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान के नाम से ही पुकारा जाता है हमारे देश को, यानी संपूर्ण भारतवर्ष एक है। यहाँ पर सभी परस्पर भाई बहनें हैं, परस्पर प्रेम भाव है। यहाँ के परिवेश में सभी ने कृष्ण की तरह गायें चराई है, गोप रूप का आनंद पाया है, जिंदगी की मस्ती का नव यौवन सुख भोगा है, तथा वंशी की मधुर धुन भी सब और एक जैसी ही सुनी गई है या सुनाई देती है। मानव रूप में दानवों जैसा आचरण करने वाला दुरात्मा एक जैसा है, बुरी आत्मा भी एक जैसी है, परंतु मानवतावादी संवेदना रखने वाली आत्मा भी एक है। इसी प्रकार शोषणकर्ता, खूनी और चोर में भी कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अब हम जो व्याख्या का 4था सोपान है, इसका कलात्मक काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या उक्त पद्यांश में कवि ने भारत में भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा आचारगत कुछ भेदों के होते हुए भी अंततः अभेदता बतलाई गई है, क्योंकि भारत की एक खूबी है विविधता में एकता। ये सूत्र वाक्य है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, काव्यलिंग तथा उदात्त अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है और भाषा प्रभावपूर्ण और भावानुरूप है। अब हम इस कविता का अंतिम जो पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खंग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक,
मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला, अति क्रुद्ध एक संग्राम का घोष, एक जीवन संतोष, एक क्रांति का निर्माण का विजय का सहेरा, एक चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पदावतरण की 100% व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मार्क्सवादी साम्यवादी चेतना के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित जन जन का चेहरा एक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है और यह कविता का अंतिम अंश है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सारे विश्व में समता और एकता की भावना का प्रतिपादन कर मानव समाज को शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने का भाव व्यक्त किया गया है। ये इसका प्रसंग है। अब व्याख्या का तीसरा सोपान इसका कविता का या इस पद्यांश का भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि कहता है कि इस संसार के अलग अलग देशों में सामान्य जनता के सिर पर शोषण की भयानक तलवार एक जैसी है। यानी जिस हथियार से लोगों का शोषण किया जाता है, वो हथियार, वो तलवार सब जगह एक जैसी है। वो मारने का और काटने का, विध्वंस का ही कार्य करती है। विश्व के सभी भूभागों में सब और जन जन का ईर्ष्या विद्वेष के कारण होने वाला युद्ध भी एक जैसा है। या जमीन को या धन को या संपदा को लेकर जो मार काट ईर्ष्या विद्वेष समाज के अंदर, देश के अंदर फैलती है, वो सब जगह संपूर्ण संसार में एक जैसी है। स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करना, स्वयं को अनुभूति रूप में उत्कृष्ट शक्तिशाली मानना और अपना विरोध करने वालों पर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न करना भी एक जैसा आचरण है। सब जगह ये भी एक जैसा ही देखने को मिलता है। चाहे क्रांति आवे, चाहे कहीं पर नवनिर्माण होवे या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे, उन सब का स्वरूप सर्वत एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार चाहे कोई भी देश, प्रांत, नगर या गांव आदि हो, उन सब स्थानों पर रहने वाले मानव का चेहरा एक जैसा ही होता है। उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। तो ये इस पदावतरण का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव सभ्यता की दृष्टि से मानव में अभेद बताकर शोषण, युद्ध, उन्माद तथा विभेद भावना का विरोध किया गया है कि किसी तरह का मानव में भेद करना अपराध है। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना है उसको चित्रित किया है और हमें आगाह किया है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, रूप, रंग आदि से मानव में भेद करना उचित नहीं है। ये अपराध माना जाएगा। इससे देश की एकता, अखंडता है वो को क्षति होती है, नुकसान होता है। तो सभी लोग समान रूप से सभी फले फूले, सभी की उन्नति हो, सभी विकास करें, ये भावना भी कवि ने
उक्त पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त की है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, भावानुरूप और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और प्रस्तुत पद्यांश की प्रतीक योजना प्रस्तुत विधान प्रशंस योग्य है, प्रशंसनीय योग्य है। तो अब तक हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की ये जन का चेहरा एक प्रस्तुत वीडियो में हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या की है। इसके 4 जो प्रमुख पद हैं उनको हमने पढ़ लिए हैं। तो अब तक हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की तीनों मतलब जो कविता हैं चर्चित, बबूल, जन का चेहरा एक, उन्हें युद्ध की ही करने दो बाद आदि शीर्षक कविताओं की सप्रसंग व्याख्याएं कर लिए। वैसे अब तक हमने 6-7 कवियों को पढ़ लिया है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे और गजानन माधव मुक्तिबोध। ये 7 मतलब क्या है कवियों की प्रमुख कविता है, उनको अब तक हम पढ़ चुके हैं, उनकी कविताओं की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया नामक काव्य है, उसके जो प्रमुख गीत है उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।